कंप्लीट कोर्स वाली जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज डे 7 है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो कंप्लीट कोर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर वीडियोस ऐड करी गई हैं। और वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक एक वीडियो में ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करे जा रहे हैं। इनिशियल लेवल पर जैसे हिस्ट्री होती है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है या जीके का क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वगैरह, ये सभी टॉपिक यहाँ पे स्टार्टिंग के लेवल पर ऐड करे जा रहे हैं। आने वाले टाइम पर और भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। और अभी डे 7 तक पहुंच गए हैं। वीडियोस को शेयर करते रहो। जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसका डेली बेसिस पे टेस्ट भी होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, टॉप में जो लिंक मिलेगा वहां पे ज्वाइन क्लिक कर लेना। परफॉर्मेंस टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। डेली बेसिस पे जो पढ़ाया उसकी रिविजन भी साथ होती जा रही है। और इसी नाम से जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल आपको तो पता ही है, इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे फॉलो कर सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वहां पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो स्टडी मटेरियल के लिए, इसी नाम से रहने वाले। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। बस एक काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है, उन सभी एस्पिरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कोचिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि यहाँ एक कोर्स चल रहा है जो कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं एक ही दिन में, एक ही वीडियो में। तो उन तक भी वीडियो को पहुंचाओ। अगर आप खुद ही पढ़ना अच्छी बात है, दूसरों से भी शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। जहाँ पर 1 घंटे या कुछ मिनट की वीडियो आ रही है, ये वीडियो क्या पता कब 2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन चाहिए हाँ कि एस्पिरेंट्स वाकई में पढ़ रहे हैं। मुझे कमेंट्स की जरूरत है, आपके शेयर की जरूरत है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। रीजनिंग में हमने डायरेक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट करा था, डायरेक्शन सेंस वाला, और वहां पर 2 पार्ट हम अभी तक कवर कर चुके हैं, 3rd पार्ट रहने वाला है। और रीजनिंग में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज से पहले अल्फाबेटिकल सीरीज या लेटर सीरीज बोलो या अल्फान्यूमेरिक सीरीज बोलो, ये 2 टॉपिक हमने रीजनिंग में कंप्लीट कर लिए। 3rd टॉपिक डायरेक्शन वाला चल रहा है, इसका 3rd पार्ट रहने वाला है। और 1st पार्ट अगर आपको याद होगा वहां पर आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट बताए थे और उस टाइम पीरियड पे कहा था एक जगह ऐसी क्वेश्चन सेम होगा लेकिन वहां पे ट्रिक नहीं लगानी है ना। और 2nd पार्ट में सभी क्वेश्चंस वो पीक्यू वाले फॉर्म में थे जहां पे आपको बेसिक मेथड से करने थे। अब जैसा एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, देख रहे होगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन में ट्रिक आपको करवाई थी। कहा जा रहा है कि एक आदमी जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वो राइट साइड टर्न करता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे ट्रिक लगा रहे थे अगर आपको याद होगा, तो 5 किलोमीटर ईस्ट है, यहाँ पे हम डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन बना दी। कहा गया 5 किलोमीटर वो ईस्ट जाता है तो 5 किलोमीटर ईस्ट चला गया। फिर वो कहता है राइट साइड टर्न करता है 4 किलोमीटर, ईस्ट का राइट साइड कहाँ हो जाएगा, साउथ में, तो साउथ में आता है कितना, 4 किलोमीटर आता है। फिर उसके बाद कहा था टर्न्स लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लेफ्ट साइड, तो साउथ से दोबारा लेफ्ट जाएंगे तो ईस्ट में आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते थे। उसके बाद सेम डायरेक्शन से तो ऐड कर देना, 5 और 4 9 ईस्ट हो जाएगा और 4 साउथ हो जाएगा। अब भी यहाँ पे अपोजिट होते थे, माइनस करते थे, तो साउथ और ईस्ट ना सेम है ना अपोजिट है, तो हम बोलते थे कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और ये निकालते कैसे थे, स्क्वायर वगैरह करके। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो साउथ ईस्ट आपको कहीं देखने को मिल रहा है, साउथ ईस्ट कहीं पर है ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रिक नहीं लग रही है। अगर आपको याद होगा उन क्वेश्चन में आपको क्या कहता था, वहां की लास्ट लाइन में लिखा होता था कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से आप इसे पूछता था वो कहां पर है। क्या इस क्वेश्चन में कोई स्टार्टिंग पॉइंट या कोई इनिशियल पॉइंट का कुछ नाम दिया हुआ है, कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ। मतलब आपसे यहाँ पे किसी के रेफरेंस में पूछ ही नहीं रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से भी कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। ये बात आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन लास्ट लाइन में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कहा जा रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अगर वो बोलता ना विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट या फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हम ये ट्रिक लगाते हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाता। अब हम इसे बेसिक मेथड से करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है आपको वो बताना है। तो यहीं पर होता क्या है, जब आपने पहली वीडियो देखी उसके बाद आपने बाकी वीडियोस, बाकी पार्ट नहीं देखे, आपको लगता है हाँ मुझे समझ आ गया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो होता क्या, हम सोचते हैं ट्रिक से कर लेंगे तो हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, एक आदमी 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है। हम मानते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 5 किलोमीटर ईस्ट वो यहाँ पर आ चुका है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन उस साइड है। फिर वो कहता है कि देन ही टर्न्स राइट साइड एंड गोज 4 किलोमीटर,
राइट साइड मतलब घड़ी की तरफ घूमना है, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर जाता है, वो 4 किलोमीटर चला गया। फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, अब वो यहाँ पर है, लेफ्ट मतलब घड़ी के अपोजिट घूमना है, तो ऐसे घूमना पड़ेगा, और फिर से वो 5 किलोमीटर जाता है। बस यही है। तो मुझे बताओ फाइनली वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब से वही तो पूछा था, अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो उस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। जिस भी ऑप्शन में ईस्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया। आज हम डायरेक्शन सेंस की जो थर्ड कैटेगरी कवर करने वाले। एक कैटेगरी तो ये वाली होगी जो ट्रिक्स वाले कराते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे ट्रिक नहीं लगती है। दूसरी कैटेगरी आपको लास्ट वीडियो में करवाई थी, जहां पे पी क्यू वाले पॉइंट थे कि पी क्यू से इतने दूर है, ऐसे वैसे करके वो वाले पॉइंट आपको करवाए थे। आज तीसरी कैटेगरी, इसमें कभी कभी एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और एंगल वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आसानी से बड़े मजे से कर लोगे। कैसे? बस आपने वीडियो को देखना है। बेसिक मेथड से भी कराऊंगा, शॉर्टकट से भी कराऊंगा, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लेना, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट से थोड़ा जल्दी काम बन जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, कहा जा रहा है कि सुरभि इज फेसिंग ईस्ट। सुरभि कहां पे फेस कर रही है? ईस्ट साइड में फेस कर रही है। शी टर्न्स 100 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 100 डिग्री जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 145 जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? पहले बेसिक मेथड से करेंगे, ये एंगल वाले कंसेप्ट है, ठीक है। तो सुरभि पहले कहां फेस कर रही थी? ईस्ट। ईस्ट उस साइड होता है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ सुरभि जो है इस साइड फेस कर रही है, ठीक है। ये सुरभि ईस्ट साइड में फेस कर रही है। शी टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि सुरभि स्टार्टिंग में यहाँ पे सुरभि का फेस उस तरफ है, तो मैंने कहा सुरभि उस तरफ फेस कर रही है। अब यहीं से अगर मैं डायरेक्शन बनाना स्टार्ट करूं, आपको पता है इस तरह से डायरेक्शन बनती है, तो सुरभि ईस्ट में फेस कर रही थी, इसीलिए मैंने इस तरफ एरो बना दिया। ये सुरभि ईस्ट में फेस कर रही है। फिर क्या बोलते हैं? शी टर्न्स 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरफ घूमना, राइट साइड। वो 100 डिग्री है क्लॉकवाइज घूमेगी यहाँ से, तो मुझे बताओ यहाँ से जब यहाँ पर पहुंचेगी पूरे 90 डिग्री बनता है, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सुरभि अब यहाँ कहीं पर आ चुकी है, ये 10 डिग्री है और ये 90 डिग्री आपको पता ही है, तो 90 और 100 डिग्री हो गया। तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज करने पे सुरभि यहाँ कहीं पर पहुंच गई है, हम ये मानते हैं। फिर कहा जाता है एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर 145 कहां पर? उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाती है। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? क्लॉकवाइज तो घड़ी की तरह घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर से उल्टा घूमना है। तो देखो 145 डिग्री जाना है, 100 डिग्री तो यहां से स्टार्ट था, पूरा 90 से 100 डिग्री ये था। अब मुझे कहां पर पहुंचना है? 145, तो 45 डिग्री और यहां पर आना पड़ेगा। तो मतलब सुरभि अब यहां कहीं पर आ चुकी है। 10 + 90 100 डिग्री तो ये हो गया, 45 डिग्री उसने और टर्न कर लिया। सुरभि अब यहां पर आ चुकी है। तो बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है? तो ये आपको पता है नॉर्थ है और ये ईस्ट है। सुरभि जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है। कहानी हो गई खत्म, आंसर आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर देखो, इसमें क्या है, ये पहले 100 डिग्री 145 डिग्री, किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो बोलेगा पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145, 4-5 तरह के एंगल दे दिए, तो डायग्राम में तो टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका कैसे यूज करना है? सुरभि कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, कोई भी पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले हमने एंगल को सॉल्व करना है। एक आपको कहा गया 100 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैंने यहां पे लिख दिया 100 और बना दिया क्लॉकवाइज। फिर कहता है 145 एंटी क्लॉकवाइज, तो बना दिया 145 और एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करते थे डायरेक्शंस में? नॉर्थ साउथ अपोजिट है माइनस करते थे, ईस्ट वेस्ट अपोजिट है माइनस करते थे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो अपोजिट ही है, तो माइनस ही करेंगे। 100 और 145 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? मतलब माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। और हम डायरेक्शन कौन सी लिखते थे? जो बड़े के साथ होती थी, तो बड़े के साथ क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको यही सॉल्व करना है, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही चीज सॉल्व करनी है, आपने ये निकालना है। हमारा आंसर है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। सुरभि कहां पे फेस कर रही थी? सुरभि ईस्ट में फेस कर रही थी, ठीक है। अब जहां पर भी वो दिया हो कि जिस भी डायरेक्शन में फेस कर रहा है कर रही है, हमने वो डायरेक्शन बना दी। उसके बाद हमने क्या यूज करना है? बाकी सब कुछ भूल के जो हमारा आंसर है इसको यूज करना है। ईस्ट में डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, 45 एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर ऊपर की तरफ जाना है। तो देखो ये भी पता लगे कि 45 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, तो पहले भी तो वही आ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, बड़े मजे से, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद दिमाग में ईस्ट से 45 डिग्री यहाँ पे जाना, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, हालांकि बड़े इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन में। डिफिकल्टी भी होगा तभी इजी बन जाएगा, इस तरीके से करोगे।
जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, वहां पर कहा गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी जो है, चलो मैं आपको ये वाला, चलो एक क्वेश्चन आपको मैं और कराऊंगा, ठीक है, बेसिक मेथड से भी शॉर्टकट से भी, बाकी जो क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी है वो कहां पे फेस कर रहा है, साउथ साइड में फेस कर रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री वो कितना गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, बस इतना ही है। तो इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे अपोजिट ना, कितना बन जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री तो आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, बड़ा कौन सा, क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ था कि अ मैन इज फेसिंग साउथ, तो मैन को साउथ में फेस करवा देंगे, तो साउथ में फेस करवाने के बाद कहां पे घूमना है, जो आंसर आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या घड़ी की तरह घूमना है, और 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा। ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे मैं आपको बेसिक मेथड से भी कराता हूं और शॉर्टकट से भी करवा देता हूं। कहा गया है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक आदमी नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है, क्योंकि जो जिनको बेसिक मेथड से करना है वो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से वही डायरेक्शन बना दो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, डायरेक्शन बना दी, ठीक है। फिर क्या कहा था, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, आदमी कहां पर फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है वो आदमी जो भी है वो स्टार्टिंग में कहां पे फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। फिर यहाँ पे कहा जाता है ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मुझे बताओ क्लॉकवाइज कैसे, जो घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, तो 90 डिग्री जाना है। तो हमने आपको क्या बोला कि जब भी नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट बनाना है अपने हिसाब से जब बना तो 45 डिग्री पे बनाया करो, ये 45 डिग्री ये हो गया, तो 45 डिग्री को और यहाँ पर आना पड़ेगा, तो वो आदमी अब यहाँ पर पहुंच चुका है, क्योंकि 90 डिग्री उसने यहाँ पे टर्न कर लिया है, अब वो यहाँ पर आ चुका है क्लॉकवाइज घड़ी की तरह। फिर कहते हैं देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप खुद बताओ मेरे को, ये 45 डिग्री था और ये पूरे 90 डिग्री होता है, तो 90 45 कितने होते हैं 135, और इसको उल्टा ही घूमना ना, तो इस साइड आएगा, अब वो ऐसे घूमने पे कहां पर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बताओ फाइनली वो कहां पर फेस कर रहा है, वेस्ट साइड में, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो कैसा भी क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक से कैसे करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज था तो 90 क्लॉकवाइज लिख दिया, उसके बाद क्या था 135 एंटी क्लॉकवाइज था तो 135 एंटी क्लॉकवाइज भी कर लिया, तो कितना आ रहा है लास्ट में आंसर, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 और 165 45 का आ रहा है, और डायरेक्शन जो बड़े के साथ ही 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्टिंग में वो नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा था, स्टार्टिंग में वो यहाँ पे फेस कर रहा था, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमना, मतलब यहाँ पर आना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट साइड होती है, तो वही तो आंसर आया था। तो तरीका आपको समझ आ रहा है इन क्वेश्चन को कैसे कवर करना होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, मैं भी करवा देता हूँ। कहा जा रहा है अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट साइड, एक आदमी जो वेस्ट साइड में फेस कर रहा है, ठीक है, एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले वो क्या करता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद कह रहे हैं 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दोबारा 180 डिग्री है लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और उसके बाद कह रहे 270 एंटी क्लॉकवाइज, 270 कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, इतने का तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस करो, 180 270 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे जो बड़े के साथ है, ये हमारे पास जाएगा 90 एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों को सॉल्व करने पे, लेकिन 45 क्लॉकवाइज तो अभी भी बचा हुआ है, तो 90 एंटी क्लॉकवाइज 40 क्लॉकवाइज अपोजिट है तो माइनस कर देंगे 45 और डायरेक्शन जो बड़े के साथ है, तो आंसर कितना आ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या, वो स्टार्टिंग में आदमी कहां फेस कर रहा था, स्टार्टिंग में वो वेस्ट साइड में फेस कर रहा था, अब उसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब उल्टा आना है, यहाँ पर आना है, तो ये साउथ और ये वेस्ट है, तो वो कहां पर आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो ये खत्म हो गया, बाकी जितना आपको करवाता जा रहा हूं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलते जा रहे हैं। आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है परफॉर्मेंस टेस्ट का, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप एक ग्रुप में भी ऐड हो जाते हो, उस ग्रुप में वही ऐड होते हैं, अपने आप ही ऐड होते हैं जिन्होंने ये कोर्स को परचेज करा होगा, वो वाला सिर्फ 99 रुपीज में है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो,
जो भी पढ़ाया जाएगा उसी कंसेप्ट पे, उसी टॉपिक पर बेस्ड वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको समझ आता है कि हाँ जो मैंने समझा क्या वो वाकई में मैं उसको इंप्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ, क्या मैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहा हूँ। तो अगर हाँ तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बूस्ट हो रही है। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसको कोई बुक्स वगैरह उठाओ, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगर डाउट आते हैं तो इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहां पर मैसेज कर दो, या जो आपका अपना ग्रुप बना हुआ जो टेस्ट सीरीज वाला, वहां पे जाके मैसेज वगैरह करो। मुझे लगेगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा डाउट सामने आ रहे हैं तो उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। मतलब ये डेली जो कोर्स की वीडियोस आपके सामने आ रही हैं उसमें वो वाला टॉपिक भी ऐड कर दूंगा। पर्पस क्या है, सिलेबस खत्म करवाना नहीं है, पर्पस है जो आपको करवाया जा रहा है वो आपको समझ आना चाहिए और आप इसका एग्जाम में बेनिफिट उठा सको। तो फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, साइंस में जो मैं चैप्टर स्टार्ट करा था लाइट वाला, उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और वहां पर हमने बेसिक जितना भी था वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया। अब एक वीडियो और बनेगी लाइट चैप्टर पे, फिर आपका फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज से जो टॉपिक है कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस वाला, ये ब्रीफ में और जो भी इम्पोर्टेंट आपको वो समझाऊंगा, और ये चैप्टर आपका आगे जब हम ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी काम आने वाला है। और एग्जाम में जनरली कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे, अभी तक आपको जैसे पढ़ाया था पहले कि इमेजेस के बारे में, कि इस मिरर में कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था, यहाँ पे रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इसका एक आइडिया ले लो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता है, खाली ये पूछते हैं कि कौन सा मिरर जो है वो कौन सी इमेज बनाता है, या कौन सी लेंस कौन सी इमेज बनाता है। रियल वर्चुअल में आपको डाउट रहता है। तो पहले समझ लो रियल वर्चुअल इमेज होता क्या है। रियल इमेज को आप ऐसे समझ सकते हो, रियल है वर्चुअल जो मतलब रियल नहीं है, रियलिटी में नहीं है। जैसे प्लेन मिरर के एग्जांपल लेके चलेंगे, हो सकता है आपको स्क्रीन में दिख भी रहा हो या वैसे भी आप अपने आपको प्लेन मिरर में देखते ही हो ना। उस केस में क्या होता है, जब भी इमेज बनती है वो एक्चुअली में आपको अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा मिरर के पीछे कहीं पे जाके इमेज बन रही है, मिरर के ऊपर इमेज नहीं बन रही है। मतलब मिरर के पीछे कोई जगह वहां पे जाके इमेज बन रही है ना, ऐसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन रियल इमेजेस की बात करेंगे, ऐसे केस में क्या होता है, इमेज हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनती है, वर्चुअल इमेज में पीछे जाके बनती है। इसके पीछे का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि जब हम रियल इमेजेस की बात करते हैं, ये इमेज कैसे बनती है, जब एक्चुअली में जो लाइट की रेज वापस आकर एक किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उस इंटरसेक्शन से वो इमेज बनती है। तो इसलिए हम उस इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। अगर टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में, फिजिक्स के टर्म में कहा जाए तो हम यही कहेंगे कि लाइट रेज एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्शन से जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट के रेज एक्चुअली में मीट करते ही नहीं है, हमें लगता है कि हम अगर उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे कहीं ना कहीं पे जाके मीट करेंगे। तो मेन इतना समझ लो, आपके सामने स्क्रीन में हो भी सकता है, स्क्रीन में इमेज भी आ रही हो, मिरर में आपको देखने को मिल रहा होगा एक इमेज, आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो मिरर के पीछे जाके कहीं पे बन रही है ना, जैसे कैंडल की इमेज आपको लग रही है मिरर के पीछे जाके कहीं बन रही है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज है। और वही एक इमेज आपको दिख रही है कैंडल की, जो लग रहा है आपको देखने में लग रहा है कि मिरर के ऊपर बन रही है, स्क्रीन के ऊपर बन रही है, वो कैसी है, वो रियल इमेज है। तो रियल इमेज अगर हम मिरर की बात करेंगे, कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेजेस बनाता है, जबकि कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे या प्लेन मिरर की बात करेंगे वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब रियल इमेज वर्चुअल इमेज को लेंसेज के टर्म्स में भी देखेंगे, कैसे कहाँ पे कौन सी लेंस में कौन सी इमेज बनती है। फिलहाल समझ लो कनकेव के केस में रियल इमेज बन रही है, बाकी सारी आपको कौन सी इमेज देखने को मिल रही है, वर्चुअल आपको देखने को मिल रही है। और एरेक्ट का आपको पहले ही बता दिया, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनती थी, एरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती थी, डिमिनिश्ड का मतलब साइज छोटा हो जाता है, एनलार्ज का मतलब साइज बड़ा हो जाता है। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स रहती हैं। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर की तरह ही हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो, जो अपने कनकेव मिरर आपको समझ आ गया तो कन्वेक्स लेंस भी आपको समझ आ गया। कन्वेक्स लेंस होता कैसे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर की तरह हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते थे, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं। अगर आप एक कन्वेक्स लेंस लोगे, वहां से लाइट की रे पास कराओगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, अगर आपको स्क्रीन में ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। अगर मान के चलो कोई लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस इसी तरह से होती है। अगर आप यहाँ से कोई लाइट की रे पास करवा रहे हो, तो लाइट की रे पास होने के बाद क्या होता है, वो इस तरह से हो जाती है। अगर दो लाइट की रेज पास करवा रहे हो, वो लेंस से निकलने के बाद इस तरह से मीट कर जाएंगे, मतलब मिल रही है किसी पॉइंट में जाके, कन्वर्ज हो रही है, फैल रही नहीं है, कन्वर्ज करने का काम कर रही है। तो इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और बाई कन्वेक्स क्यों, क्योंकि देखो ये भी कन्वेक्स वाली लेंस है और ये भी कन्वेक्स लेंस है। आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो आगे
और उसको एक्सटेंड करो। इस तरह से दो स्फेरिकल मिरर है आपके सामने, ऐसे कह सकते हैं ना। तो बीच में ये वाला पोर्शन हम ले रहे हैं, तो दो कन्वेक्स शेप को देखने को मिल रही है, इसीलिए बाई कन्वेक्स भी कहा जाता है। और इस मिरर की पहचान क्या है, ये मिडल जो पोर्शन है, मिडल पोर्शन में थिक होता है, ज्यादा थिक वाइड होता है, और एजिस में क्या होता है, थिन पतला हो गया है, बीच में थोड़ा मोटा और ऊपर एजिस में पतला हो गया। अगर इसके अपोजिट में कनकेव लेंस की बात करूंगा, वो कुछ इस तरीके से बनती है ना, इस तरीके से बनती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एजिस में थिक हो जाएगी, लेकिन मिडल में थिन, मिडल में पतली हो गई है, एजिस में मोटी हो गई है। तो यहाँ से आपको पहचान है कि कन्वेक्स लेंस कौन सी, कनकेव लेंस कौन सी है। कन्वेक्स लेंस क्या है, बीच से मोटी और ऊपर से पतली, बीच से थिकर और एजिस में थिनर, इसके अपोजिट हो जाएगी कनकेव लेंस। तो ये बेसिक जो कहानी है कन्वेक्स लेंस की, आपको समझ आ रही होगी। अब रियल और वर्चुअल के केस में अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे इमेज कौन सी बनती है, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस में डिपेंड करता है कि लाइट की रेज कहाँ से स्ट्राइक कर रही है, कहाँ से पास कर रही है। जैसे देखो ये पोजीशन आपको मैंने कनकेव मिरर के टाइम पे भी करवाया था ना, लाइट की रेज पैरेलल या फोकस से पास कर, तो अलग अलग तरह की इमेजेस बन रही थी। वैसे यहाँ पे कंसेप्ट रहता है, तो वो डायग्राम को छोड़कर कि कहाँ से लाइट की रेज पास कर रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज है वो रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। समझ गई हो? तो कनकेव कन्वेक्स लेंस बड़ा आसान है, इमेज रियल भी बन रही है, इमेज वर्चुअल भी बन रही है। मतलब इमेज जो है, जो आपको मैंने स्क्रीन में दिखाया था थोड़ी देर पहले, आपको कैंडल भी दिखी होगी, वो कन्वेक्स लेंस था, इमेज रियल भी थी वर्चुअल भी थी। तो कन्वेक्स लेंस में इमेज रियल भी बन जाती है और वर्चुअल भी बन जाती है, दोनों ही बन जाती हैं। और अगर दूसरे केस में बात करें, इमेज सीधी बनती है उल्टी बनती है, तो इस केस में इमेज उल्टी भी बनती है, इस केस में इमेज सीधी भी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी उसकी यूज कर रहे हो। अगर इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, तो साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज इमेज का सेम भी हो सकता है, और इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है। और जब इमेज बिल्कुल सीधी बन रही होगी, तब हमेशा एक ही केस बनेगा, इमेज का जो साइज है वो बड़ा बन जाएगा। ये पॉइंट फिर से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में ये से क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको याद करते हैं, हमारा काम खराब हो जाता है वहां पे। कन्वेक्स लेंस के केस में, मैं वो कन्वेक्स लेंस पढ़ा रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज क्या है, रियल भी बन जाएगी, वर्चुअल भी बन जाएगी, दोनों इमेजेस एक साथ नहीं बन रही है, डिपेंड करता है लाइट की रेज कहाँ से स्ट्राइक कर रही है, कहाँ पे पास कर रही है। लेकिन हाँ, कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज रियल भी बन जाती है और वर्चुअल इमेज भी बन, जैसे मैं आपको आपके पास 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज में क्या है, आप 10 रुपीज के बिस्किट भी ले सकते हो, 20 रुपीज के चॉकलेट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो ना। तो वैसे भी 50 रुपीज आपके पास है, तो आप तो चाहो 500 बिस्किट की पैकेट ले लो, चाहे आप चॉकलेट ले लो, जो मर्जी ले लो, लेकिन दोनों भी तो ले सकते हो। वैसे इसके केस की बात कर रहा हूँ मैं, इमेज आपने कहाँ से पास करवानी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इमेज रियल भी बन जाती है, वर्चुअल भी बन जाती है, आपकी मर्जी आपको कैसी इमेज चाहिए उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज बना दोगे। तो ये आपको बेसिक समझ आ गया। अब दूसरे केस आता है, ठीक है रियल या वर्चुअल बन रही है, लेकिन इमेज उल्टी बनती है सीधी बनती है, तो इस केस में इमेज उल्टी भी बन जाती है और सीधी भी बनती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बन जाती है, लेकिन बात ये याद रखनी है, जब इमेज, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, कैप ऊपर से कैप नीचे आ जाएगी, उसे उल्टी बन जाएगी। लेकिन जो इमेज बनेगी उसका साइज बड़ा भी हो सकता है, इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है, इमेज का साइज सेम भी रह सकता है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। और वो केस जब इमेज बिल्कुल एरेक्ट बनेगी, मतलब अगर ये मैप की कैप ऊपर, तो इमेज भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है। अगर एरेक्ट इमेज बनेगी तो इमेज हमेशा साइज जो है बड़ा दिखाएगी, इमेज का साइज हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तरीका आपको याद रखना, आप जैसे मर्जी करो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अपोजिट हम कनकेव लेंस की बात करेंगे। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आप जैसे यहाँ से लाइट की रे पास कराओगे, वो लाइट की रे यहाँ पे चले जाएगी, दूसरी पास कराओ यहाँ पर चली जाएगी, इसीलिए कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। उसकी पहचान क्या है, ये थिक कहाँ पर होगी, एजिस में थिक होती है और मिडल में थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, एजिस में मोटी होगी, ये हमारे पास होगी कनकेव लेंस। अब यहाँ से इमेज कैसे बनती है, यहाँ से इमेज वर्चुअल बनती है, ये बात याद रखना है। यहाँ पर इमेज रियल नहीं बन रही है। देखो यहाँ पे कनकेव लेंस है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बन रही थी, वर्चुअल, और कनकेव में कैसे बन रही है, वर्चुअल। मैंने आपको कहा ना अपोजिट है, वहां का कन्वेक्स यहाँ का कनकेव है, यहाँ का कन्वेक्स वहां का कनकेव है। वो कनकेव मिरर है, यहाँ कन्वेक्स लेंस है, एक जैसे, ये कहने का मेरा मतलब है। फिलहाल उसको साइड पे रख दो। कनकेव लेंस के केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और दूसरा इमेज सीधी बनती है उल्टी बनती है, इमेज सीधी बनती है। और जब इमेज सीधी बनती है तो साइज इमेज का छोटा बन जाता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटे साइज की इमेज बनती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है मेन,
एक वर्चुअल इमेज बन रही है और दूसरा एरेक्ट बन रही है, लेकिन इमेज का साइज जो है वो डिमिनिश्ड, यानी कि इमेज का साइज छोटा हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ आपको देखने को मिल रहा है। लेंस की जो पावर है ना, उसे हम किस में मेजर करते हैं, इसकी एक अलग से ऐसा यूनिट है, उसे हम बोलते हैं डायोप्टर। यानी कि आपकी जो लेंस है, जो अगर आपको स्पेक्स लगी हुई है, उसकी पावर होती है -1.25, 1.25, 0.25। वो क्या, वो लेंस की पावर की हम बात करते हैं, इस लेंस की इतनी पावर है। तो उसको मेजर किस में करते हैं, वो डायोप्टर होता है। आपको जो नंबर होता है ना, चश्मे का नंबर होता है, स्पेक्स का नंबर होता है, वो डायोप्टर में मेजर कर जाता है। तो जो पावर होती है हमेशा फोकल लेंथ का अपोजिट होती है, तभी पावर को लिखो 1 फोकल लेंथ। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि पावर आपको जैसे आपको फोकल लेंथ पता है आपको 0.25 है, तो आपसे पूछ लेगा बताओ पावर कितनी हो जाएगी। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ का क्या है, अपोजिट का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे लिखा नेगेटिव फोकल लेंथ, क्यों, क्योंकि जब भी आपको क्या होता है कनकेव लेंस की बात करोगे, अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं याद करने का, जिसको भी स्पेक्स लगे, जो भी स्पेक्स यूज करता है, आप उससे मत पूछो कि तुझे कनकेव, उससे आप मत पूछना कि कनकेव लेंस है कन्वेक्स लेंस, आपसे पूछना खाली कि तेरी पावर क्या है। अगर वो बोलेगा नंबर, मेरे स्पेक्स का नंबर है -1.25, -1.5, -2.5, अगर वो माइनस में नंबर बता रहा है तो आप समझ जाओगे उसको कौन सी लेंस लगी है, कनकेव लेंस लगी। क्यों, कनकेव लेंस की पावर क्या है, नेगेटिव में है। और अगर उसको प्लस नंबर सीधा बोलता है 0.25, 1.25 माइनस वगैरह नहीं लगा रहा, तो आप समझ जाओगे कन्वेक्स लेंस लगी हुई है। और कौन सी लेंस लगी है उसके कारण उसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो भी आपको समझ आ जाता है, वो हम ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपको समझ आ गई। एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या है वो ये नहीं बनता। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इमेज जो है वो कनकेव मिरर से किस तरह की बनती है, कन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है, कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो साइज क्या होगा, एरेक्ट है तो साइज क्या होगा। इस केस में क्या इमेज इन्वर्टेड बनती है, अगर एरेक्ट बनती है तो साइज क्या बनता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखा है आपको पता होने चाहिए। बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपको मिरर के केस में कराया था, ये हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास एक तरह से कन्वेक्स लेंस है, उनका सेंटर है, जिनके सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर की खासियत ये है, इस ऑप्टिकल सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है वही होती है कि जब भी लाइट की रेज जहाँ से पास करेगी वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। अगर लाइट की रेज यहाँ पर जा रही है तो कभी भी लेफ्ट राइट नहीं, वो सीधे पास करेगी। यहाँ से लाइट की रेज आ रही है सीधे चल जाएगी, कभी डाइवर्ट नहीं होगी, सीधे लाइट की रेज निकलेगी जब इस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। अब हमारे पास जैसे मान के चलो ये मैंने एक ये बना दिया है ना, एक ये लेंस थी। अब इस लेंस का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। वैसे ये भी लेंस है, इसका भी सेंटर है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लेते हैं, है ना। इसका जो फोकस पॉइंट बनता है वो f1 है, इसका जो फोकस पॉइंट है f2 बनता है। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये वैसी नोमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी है जैसे हमने कनकेव मिरर के केस में देखा था। फिर बाकी हम देखते हैं इमेज पैरेलल आ रही है, कहाँ से स्ट्राइक कर रही है, उसके इमेज हिसाब से इमेजेस वगैरह बनती हैं। तो फिलहाल साइंस का आज के चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं वेट करता हूँ। कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। थैंक यू, जय हिंद। अभी हम इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश में आपको पता है वोकैबुलरी सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर डेली 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक। फिर से आज इन्हीं 5 क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आएंगे और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी वो क्वेश्चन है जो सीजीएल 2020 के एग्जाम में आए हुए थे। लास्ट टाइम भी सीजीएल 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उससे पहले एसएससी जीडी के कर रहा था। आज फिर से एक रैंडम सिलेक्ट लिया, 2020 का कोई भी एक शिफ्ट लिया, वहां से क्वेश्चन जो आपके सामने आए वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है, सेम मीनिंग बताना है किसका, एब्सटेन का। ऑप्शन नंबर ए में रिफ्रेन, बी में है रिड्यूस, सी में प्रपोज, डी में है एक्सेप्ट। तो ये जो आपको एब्सटेन देखने को मिल रहा है, एब्सटेन का मतलब होता क्या है कि खुद को कुछ भी करने से रोकना, मना करना, इस तरह सब कैसे तो कंट्रोल करना ना, या सही मायने में कहा जाए तो खुद को किसी चीज करने से मना करना, उसको हम एब्सटेन बोलते हैं। तो उसका सिनोनिम सेम मीनिंग रिफ्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, उसका मतलब भी यही है कि खुद को कुछ करने से रोकना, या किसी भी तरीके से ऐसे कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बारबरिक। बारबरिक एंटोनिम आपको देखने को मिल रहा है, उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। बारबरिक का अपोजिट मीनिंग एंटोनिम आपको बताना है। सिविलाइज्ड, क्रूअल, इनह्यूमन, ब्रूटल। तो देखो यहाँ पर आप खुद भी आप दिमाग लगाओ, ऑप्शन में क्या क्रूअल है, ब्रूटल है, इनह्यूमन है, इन तीनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना एक तरीके से।
तो इसका मतलब आपको तीनों ऑप्शन में अगर सेम मतलब कहने को मिल रहा है तो वो उनको तो तीनों को नेग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सिविलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार्बरिक का मतलब भी क्रूअल होता है, तो इनह्यूमन भी वही हुआ, ब्रूटल भी वही हो गया, आप तरीके से कह सकते हो। तो सिविलाइज इसका अपोजिट हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक कितने सारे एंटोनिम सिनोनिम में दिल के हर दिन हम दो तरह के वर्ड्स अभी डिस्कस करते हैं। अब जब वर्ड आपको बता उसका मतलब भी तो बताता हूँ, तो उसका सिनोनिम आपको समझ जाएगा, एंटोनिम आपको समझ आ रहा है। तो डेली के दो वर्ड्स, नए वर्ड आप सीख रहे हो, डेली का एक आप इडियम फ्रेज सीख रहे हो, डेली के आप स्पेलिंग भी देख रहे हो जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, वैसे स्पेलिंग एग्जाम में क्वेश्चन में आ रहे हैं, है ना। 2 3 4 इडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी कवर कर रहे हो। लेकिन आज तो आप देख रहे हो आपको समझ आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो पहले दिन आपने एंटोनिम सिनोनिम पढ़े थे आपको याद है, दूसरे दिन आपने पढ़े थे वो याद है। तो बेटर ये है कि इन सभी के एक नोटबुक के नोट्स बनाते जाओ इंग्लिश वोकैब के नाम से, वहां पर ये सभी लिखते जाओ, और आपको जब भी आज का डे में आपको कवर करवा रहा हूँ, वो नोटबुक पास में रखो, पहले सारे रिवाइज कर लो एक बार जितना भी पढ़ाया हुआ है, उसके बाद आज की वीडियो देखना स्टार्ट करो। ये स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे तो ही कुछ बेनिफिट रहने वाला, वरना आगे बढ़ते जाओ पीछे छोड़ते जाओ वाला कंसेप्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप रिवीजन वगैरह भी कर रहे हो, बीच बीच में कभी कभी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, वो वाली जो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलता है, वहां पर डे वाइज तो टेस्ट है ही है, तो वहां पर भी इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं, तो वहां पर जाकर उनको अटेम्प्ट करो, आपको समझ जाएगा वाकई में कि आपको वाकई में याद है। तो ये सब कुछ भी जरूरी है, सिर्फ आगे पढ़ते जाना जरूरी नहीं है, जितना कवर कर रहे हो वो अच्छे तरीके से कवर करो, वो बड़ा जरूरी है। आज का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताने, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सामने दिख रहा है प्ले राइट। तो प्ले राइट में तो PLAY क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेलिंग PLAYRIGHT लिखा हुआ है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा PLAYWRIGHT, प्ले राइट है ना, तो प्ले लिखने वाला हो गया। तो प्ले राइट में WRI आएगा, जबकि सिर्फ RI नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत था, हमको तो वही बताना था। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ये वाले। अब ईडियम से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, और वो ईडियम क्या है, आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब क्या है। आपको ऑप्शन कई तरह के दिए हुए हैं, बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, लव्स टू वेयर ओनली ब्लू कलर क्लथ्स, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, कंप्लीटली ऑनेस्टली। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब हुआ क्या कि कुछ भी ऐसा जो सडन हो गया हो और अनएक्सपेक्टेड हो, इसी के लिए हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द ब्लू यूज करते हैं ईडियम वगैरह। तो ये ऑप्शन नंबर आपको कहां पर है, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, सडन हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, उसी के लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। आप किसी डेड बॉडी की एग्जामिनेशन कर रहे हो कि डेथ का कारण क्या, वो पता लगवाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, सुसाइड नहीं, पोस्टमार्टम एनालिसिस या होमिसाइड। तो पोस्टमार्टम होता है एक्चुअली में वो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम में या 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से जो वोकैब के या सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप इस तरह से कवर करते जाओगे आपको बड़ा आसान लगने वाला है एक टाइम के बाद। तो अगर आप देखो ये ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन अगर करते जाओगे और बेसिक ग्रामर के कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है। लेकिन डिफिकल्टी कब आती है, जब 25 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम है, तो सीजीएल के एग्जाम में सिर्फ एक एक एंटोनिम सिनोनिम नहीं आ रहे हैं, उसमें 2 सिनोनिम पूछ लेता है, 2 एंटोनिम पूछ लेता है, 2 इडियम फ्रेज पूछ लेता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक पूछ लेता है। तो 2 2 4 6 7 8 से 10 क्वेश्चन तो नॉर्मल कम से कम इसी से वोकैब से होते हैं वहां पर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं, और जिसके 8-10 में से 5 या 7 क्वेश्चन गलत हो गया, 8 क्वेश्चन भी गलत हो गए, उसको पेपर क्या ही सही होने वाला है। तो ग्रामर तो समझना जरूरी है, लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है, इसीलिए आपको मैं सिर्फ फिलहाल इनिशियल लेवल पे ये करवा रहा हूँ। वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। डे 1 से ही जब से ये वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया था, कंप्लीट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तब से हम एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक कवर कर रहे थे, और आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हुए, वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जिस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, चाहे वो एलसीएम वाले हों, चाहे एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन हों नॉर्मल वैल्यूज लेके, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म वाले हों, चाहे रिमाइंडर बच जाता है वो वाला केस हो, चाहे वो बेल्स वाला केस हो या रनिंग वाला केस हो,
तकरीबन हर तरह के क्वेश्चन, या ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, हर कैटेगरी के क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करवाया हुआ है, और उन्हीं कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इवन आप सीजीएल लेवल का एग्जाम ले लो, वहां पर भी वैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन होगा वो सीएचएसएल एग्जाम में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये सारे 2021 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था वहां पर आए हुए क्वेश्चन हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं करवाए हुए, लेकिन आपको अपने हिसाब से सेंस, कॉमन सेंस के साथ इन क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट करवाते हुए बेसिक्स आपको मैंने कवर करवाया हुआ है, और जो कैटेगरीज करवाई हैं उनसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चन आज आपके सामने स्क्रीन में है, इन्हें 1 बाय 1 कवर करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लूंगा, आप अपने एंड से भी ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। पहले क्वेश्चन में कहा गया है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज x। देखो यहाँ पे HCF और LCM के बारे में कहा गया HCF और LCM में 2 नंबर हैं, x और y। 2 नंबर है हमारे पास, कोई x और y, उनका HCF दिया हुआ है 7, LCM दिया हुआ 42। फिर कहता है इफ x प्लस y कुछ 35, अगर वो जो 2 नंबर उनका सम 35 के बराबर है तो हमें सॉल्व करना था 1/x प्लस 1/y, ये हमें सॉल्व करना था। अब देखो आपसे पूछा गया हुआ है 1/x प्लस 1/y सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, आपको इतना पता है कि आपको क्या दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है 7 और LCM आपको दिया हुआ 42, इतना आपको पता है, यानी कि ये ठीक है जो HCF और LCM आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोला x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई 35 के बराबर है। एग्जाम में इतना तो कर सकते हो, जो दिया हुआ है वो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, आपको बोला 1/x प्लस 1/y सॉल्व करना है ना। x की डायरेक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं है, y की वैल्यू पता ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और 1/x प्लस 1/y और कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा। तो जो पूछा गया इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, सिंपल बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा तो x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ये मेरे पास आ जाएगा, यही आएगा ना, x प्लस का साइन आ रहा, वाई नीचे मल्टीप्लाई होते हैं एक्स वाई। अब देखो कुछ मेरे पास है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, जो दिया हुआ वो लिखो, जो पूछा गया वो लिखो, कहीं ना कहीं पे जाके आपको उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होगा। मुझे पता है यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 1/x प्लस 1/y है, इसको मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो इसे मैंने ये बना दिया। जब मैंने ये टर्म बनाई मेरे सामने x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो मुझे समझ आया x प्लस वाई किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो मैं क्यों ना यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं 35 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये एक्स वाई क्या है, मेरे पास 2 नंबर थे ना, उसमें से जो पहला नंबर था वो x था, दूसरा नंबर y था। मेरे पास 2 नंबर थे, उनमें पहला नंबर x था, दूसरा नंबर y था। फिर उन नंबर का अगर मैं HCF निकालता 7 आता, LCM निकालता तो 42 आता। और मुझे पता है, बेसिक ये भी पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट आपके पास, नंबर आपके पास क्या है, x और y है ना। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2 नंबर का प्रोडक्ट मैंने कर दिया, बेसिक फॉर्मूला यूज करा। अब x इंटू वाई तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, x इंटू वाई किसके बराबर है, LCM इंटू HCF के बराबर। तो LCM इंटू HCF कर लो, 7 इंटू 42 कर लो, आ रहा समझ। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, 7 को 1 से करो, 7 को 5 से करो, तो 5/42 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अब जो बोलेगा नहीं बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कराया सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा, तो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन वैसे नहीं आते। और कोई ऐसा एग्जाम जहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है, तो अब क्या पता जो बेसिक क्राइटेरिया आपको करवाए वहां से क्वेश्चन आता है या इस तरह का आता है, तो थोड़ा सा आपको भी अपने एंड से एफर्ट्स लगाने होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर क्या करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर 1/x प्लस 1/y दिखा, मुझे पता है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसको सॉल्व करने पे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आ गया था। फिर मुझे हिंट मिलना स्टार्ट हो गई, अब एक्स वाई कैसे, मैंने वो बेसिक फॉर्मूला यूज किया। वो बेसिक फॉर्मूला मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मुझे एलसीएम दिया था, HCF दिया, तो जब भी एलसीएम HCF दिया होता है एक बेसिक फॉर्मूला दिमाग में घूमता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वो वाला फॉर्मूला भी लगा दिया, और फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर 5/42 आ गया, और एक ऑप्शन में देखने को मिल भी रहा था। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आपने आराम से कवर कर ही लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी एक बार मैं आपको पढ़ के बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सभी एग्जाम सीजीएल में आए हुए थे, सभी क्वेश्चंस सीजीएल के एग्जाम में आए हुए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा हुआ है LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर HCF। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ सीजीएल के इस एग्जाम में नहीं, और भी कई तरह के एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। वैल्यूज अलग होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है।
एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ। कोई दो नंबर है, उनका जो एलसीएम किसके बराबर है, 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के बराबर है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1710। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है, 1710। इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 240, अगर उन दोनों में से एक नंबर 240 है तो बताओ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। 2021 के सीजल में एग्जाम में आया, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, ये एसएससी के बाकी एग्जाम में भी आया हुआ है, तो वैल्यू शायद से चेंज हुई होगी, लेकिन पैटर्न मुझे याद है, ये और भी एग्जाम में रिपीटेड है। तो एलसीएम दो नंबर का 56 टाइम्स फिर एचसीएफ है। तो अगर मैं एचसीएफ को x मान के चल लूं, अगर मैं एचसीएफ को x मान के चल लूं, तो मेरे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 56 टाइम्स एचसीएफ है, तो 56 टाइम्स x हो जाएगा। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते थे एलसीएम इज इक्वल टू 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। जैसे मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी। मैंने एचसीएफ को x मान लिया तो बोल दिया एलसीएम 56x के बराबर है, या x वगैरह कुछ मत मानो, सिंपल बोल दो एलसीएम जो है वो 56 टाइम्स एचसीएफ है। आगे चलते हैं, बोला हुआ सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 1710। एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1710 के बराबर हो जाएगा। ऐसे मुझे कहा हुआ है, तो अगर मैं एलसीएम की जगह 56h लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं 56h लिख दूं, है ना, तो कोई फर्क पड़ता है। 56h प्लस h कितना हो जाएगा, 57h। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1710 के बराबर। यहाँ से मैं एचसीएफ निकालना चाहूंगा, तो 57 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 50 और 150, हाँ बिल्कुल, तो 171 आता है यहाँ पे। तो एचसीएफ मेरे पास 30 आ गया ना। अगर आप x मान के चलते तो भी आता, अगर आप x वगैरह ना मानो तो भी आपके पास एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई है, एचसीएफ की वैल्यू आपके पास 30 आ गई है। लेकिन आपको एक हिंट और दी हुई थी, उसने कहा था एलसीएम प्लस एचसीएफ किसके बराबर है, 1710 के बराबर है ना, 1710 के बराबर था। तो एचसीएफ आपके पास 30 आ गया। आपको पता है एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 1710, तो एचसीएफ आपको पता है कितना है, 30 है। यहाँ से एलसीएम नहीं निकाल सकते, एलसीएम कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। तो एलसीएम भी हमारे पास आ गया, एचसीएफ भी हमारे पास आ गया। मुझे नहीं पता हमें इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर पूछा होता वो भी आराम से निकाल देते इस तरीके से। तो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब बोला इफ वन ऑफ द नंबर इज 240, अगर एक नंबर 240 है तो बताओ दूसरे नंबर कितना हो जाएगा। तो कोई बात है, दूसरे नंबर भी निकाल देते हैं। हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमने निकाला 1680, एचसीएफ निकाला 30। ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और एक नंबर हमें बोला हुआ 240 है, तो सेकंड नंबर नहीं पता, वो सेकंड नंबर तो निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 को 1 से गया, 3 को 8 से गया 24, है ना, 8 को 2 से गया 16, 8 को 1 से गया 10। तो हमारे पास कितना आ गया, x 210 आ गया। दूसरा नंबर हमें 210 मिल गया। तो एक नंबर 240 था, दूसरा नंबर हमारे पास 210 आ गया। तो इनका अगर एचसीएफ आप ट्राई भी करना चाहते हो, 240 और 210 का एचसीएफ 30 ही तो आता है ना। तो वैसे तो वो छोड़ो, फिलहाल आपको क्वेश्चन समझ आया, ये बड़ा मैटर करता है। आपको एलसीएम दिया था 56 टाइम्स एचसीएफ, आपने सीधा लिख दिया एलसीएम इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 56h। आपने एक ये काम कर लिया। फिर एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दिया हुआ था कुछ नंबर, तो आपने एलसीएम की जगह 56h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आपको एचसीएफ मिल गया। जब एचसीएफ मिल गया तो एलसीएम भी मिल गया, और लास्ट में एलसीएम एचसीएफ मिल गया, एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर तो बड़े मजे से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन गया था। अब ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, अगर थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ही बड़े मजे से बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 2021 में ही अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें चेंज करा हुआ था। यहां पर बोला हुआ है ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, ए और बी कोई दो प्राइम नंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर ऐड किया हुआ, ठीक है। सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, और ये भी कहा है कि ए जो है वो बड़ा है बी के साथ, एंड देयर एलसीएम इज 209, उनका एलसीएम कितना है 209। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी कितना हो जाएगा। देखो आपको पता है एलसीएम कितना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम दियो 209, और आपको पता है कि दो नंबर कौन से, ए और बी हैं। जो दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, और दोनों कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर हैं। और दूसरी बात, ए बड़ा होना चाहिए, समझ रही हो, ये कंडीशन आपको दी हुई है। आपको बताना कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, और एक नंबर आपको दिया, अच्छा यहाँ पे ठीक है, एलसीएम दिया हुआ था, ये ए ग्रेटर देन बी बोला हुआ था, आपको ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो आपको सिर्फ एलसीएम दिया हुआ है, ना कोई दूसरा नंबर दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ एलसीएम दो, ये हिंट दी हुई है। और आपको क्या बोला है,
ए स्क्वायर माइनस बी निकालना है। ए स्क्वायर बी मतलब आपको ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी पता होना चाहिए। अब वो आप कैसे करोगे, आपको तो कुछ भी नहीं दिया, वो दूसरे नंबर की टर्म दी नहीं हुई है, सिर्फ आपको बोल दिया ए बी और एलसीएम दे दिया। अब ये कैसे करें, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो ध्यान से समझो, प्राइम नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइम नंबर की आपको हेल्प लेनी है। आपको क्या कहा था, जब भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है, प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी दो नंबर आपको जिनको मल्टीप्लाई कर लो तो बस एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब ये अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर दोनों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उनका एलसीएम आ जाता है, और एलसीएम तो आपको दिया हुआ था। तो यही हिंट तो हमको यूज करनी थी। आपको कहा क्या हुआ था, आपको बोला था कि कोई दो नंबर है, वो नंबर आपके पास प्राइम नंबर है, आपको इतना कहा हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था। अब आपको पहले कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, जैसे अपने प्राइम नंबर पे ध्यान दिया आपको समझ आ गया कि हाँ प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, सीधा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने सीधा उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या हो गया, एलसीएम के बराबर आ गया। अब आपको ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर आपको दूसरी हिंट तो उसने दी हुई थी कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बड़ा है बी से। ये आपको दूसरी हिंट दी थी, अपने इस हिंट को यूज करना था। अब आप खुद सोचो 209 है, आप इसको रफ कैलकुलेशन मान के 200 मान के चल लो, तो आपको पहला नंबर हमेशा बड़ा रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये नंबर बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला हुआ है ए ग्रेटर देन बी। अगर मैं इसको 20 मान के चलूंगा तो 20 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 200 आ जाएगा, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। अगर मैं 21 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 210 आ जाएगा, 22 को 10 से 220 आ जाएगा, फिर 22 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे बात नहीं बन रही है। तो मैं काम करता हूँ, मुझे पता है 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर 200 आ रहा है, तो मैं 21 की जगह 19 भी तो ट्राई कर सकता हूँ। बस कंडीशन है कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो अगर 19 में यहाँ पे रखूंगा तो 19 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 190 आता है, उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं 19 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हाँ, तो मेरे पास 209 आ रहा है। कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है, पहला नंबर बड़ा दूसरा नंबर छोटा। तो ये आपको खुद से करना होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको कुछ भी नहीं दिया, आप कैसे दो नंबर निकाल सकते हो, यही तो तरीका है। आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 209 आ रहा है। अब किस किस को मल्टीप्लाई करके तो ये आता है, तो नंबर आपको ऐसा दिया होगा, आपको हिंट मिल रही है कि 200 के आसपास का नंबर है। 20 10 200 होता है, उसके आसपास से कुछ मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैं 21 22 ट्राई कर नहीं आ रहा था, फिर 19 से ट्राई किया, मेरे पास आंसर आ गया। तो आपको यहाँ पर ए भी मिल गया है और आपको यहाँ पर बी भी मिल गया है। आपको निकालना था ए स्क्वायर माइनस बी, तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 19 का स्क्वायर निकालना है, माइनस 11 कर देना है। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। 361 में से 11 माइनस कर दो तो 350 मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। 350 ऑप्शन में था, वो करेक्ट आंसर हो जाना था। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बड़ा आसान सा था, बस आपको ये थोड़ा सा तरीका लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया हुआ था। हाँ, अभी बेसिक लग सकता, हो सकता है पहले डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। अब देखो, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन किसी दूसरी शिफ्ट में आया हुआ था, उसे ये 2021 की बात कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी, एलसीएम ये है। बस क्वेश्चन में पूछा है बी स्क्वायर माइनस ए, तो पहले आपको सेम टू सेम ही सॉल्व करना था, वही सब कुछ सेम करना था। ए की, क्योंकि यहाँ पे भी बोला ए ग्रेटर देन बी है ना, तो 19 ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे मैं 11 इंटू 19 भी तो कर सकता था, लेकिन पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, इसलिए 19 इंटू 11 कर रहा हूं मैं। तो ए आपको पता है 19 है, बी आपको पता है 11 है, तो बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस ए, 121 में से 19 निकालोगे तो 102 मेरे पास आ जाएगा। तो 102 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एलसीएम एचसीएफ के कुछ मिसलेनियस बोल सकते हो वो क्वेश्चन आपको कवर करवाएं। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का डाउट होगा, आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक वीडियो इस पर और लेकर आऊंगा। बाकी जो कैटेगरी आपको करवाई है वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जाके चेक कर लो, और ये कुछ मिसलेनियस आपको और करवा दिया है। अब हमको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। फिलहाल बोलूंगा वीडियोस को शेयर करते रहो, और एलसीएम एचसीएफ का अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ आपको मैंने टेस्ट के फॉर्मेट में, जो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलता है वहां पर परफॉर्मेंस टेस्ट का, वहां पर अभी तक डे 5 तक शायद से मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए हुए हैं। और हर रोज जब आपको मैथ पढ़ाया है तो हर रोज वहां पे टेस्ट भी ऐड करा है मैथ का। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो टेस्ट देना जरूरी है, आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं अलग से जो आपको करवाया है उसी पर पैटर्न पर जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो मेरे बिना समझाए, जो आपने समझा था उस कंसेप्ट को लगा के, तब आपको रियली में समझ आएगा, पता लगेगा, फील होगा कि हाँ आपको एलसीएम एचसीएफ जो समझ आ रहा था क्या आप उसे क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हो।
हो सकता है आपको यहाँ पे समझ आ रहा हो लेकिन आप क्वेश्चन ही ना कर पा रहे हो, तो फिर क्या बेनिफिट रहने वाला है। तो इसीलिए टेस्ट भी जरूर देते रहो और क्वेश्चंस तो समझते ही रहो, और बाकी डाउट हो तो जरूर बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। बाकी फिर से बोलूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करना अभी तक शेयर नहीं करा है तो। थैंक यू। हिस्ट्री के सब्जेक्ट में जैसे हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था अलग से, जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय है, वो वाला क्वेश्चन हमने कवर करना है, क्योंकि आपको बताया था लास्ट की वीडियो में इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, वो शायद आपको बिना पता लगे, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के, या खुद एग्जाम देने जाओगे, तब हो सकता है आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो जो अभी नोट्स बनाता जाएगा, साथ साथ पढ़ता जाएगा, उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। हिस्ट्री तो आपको साथ में करवाता जाऊंगा, करवाई भी है हिस्ट्री, और भी करवाता जाऊंगा। और जो कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को छोड़ दोगे, एक अलग से इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बन, जहाँ पे पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर करवाई हुई है, तो वो भी देख सकते हो, कंप्लीट कोर्स में भी चलती जाएगी। लेकिन ये आज तक आपको नहीं करवाया था, ये क्वेश्चन पहली बार करवा रहा हूँ, ये मैक्सिमम ये करवाया भी नहीं जाता, आपको कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो बेसिक हिस्ट्री जिस पोर्शन में चलती है उस हिसाब से करवाई जाती है, बीच में इनको ऐड किया जाता है कि हाँ इसके टाइम पे ये हुआ था, लेकिन मैं इनको सेपरेट करके पढ़ा रहा हूँ इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। तो लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया था, पहले हमने पढ़ा था वैरेन हेस्टिंग्स का नाम, टाइम पीरियड पे क्या क्या होता है वो सब कुछ बता दिया था। 1785 तक का टाइम पीरियड था। फिर 1786 से लेकर 1793 तक का टाइम पीरियड आता है लॉर्ड कॉर्नवेल्स का। अब इस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, सबसे पहले तो 1786 में इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी बना दिया था ब्रिटिश इंडिया का। दो पोजीशन संभाल रही थी 1786 में, एक कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडिया की, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन भी संभाली हुई थी। काम दिया गया था कि यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ठीक करने का काम करना, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दो तरह के इस नाम से जुड़े हुए, वो कौन से क्वेश्चन आते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। हमने रेवेन्यू के बारे में पढ़ा हुआ है ना, अगर आपने बेसिक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखी होगी तो वहां पे कई तरह के रेवेन्यू सिस्टम थे, वहां पे जमींदारी सिस्टम था, या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोल लो, रेतवारी सिस्टम, इस तरह के कई सारे सिस्टम हमने पढ़े। उसमें एक परमानेंट सेटलमेंट था। ये जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था, ये किसके टाइम पीरियड पे कौन लेकर आया था, लॉर्ड कॉर्नवेल्स लेकर आया था। इसमें क्या था वो आज नहीं डिस्कस करने, खाली आप बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड पर हुआ क्या था। ये कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में ही आएगा, और वैसे भी साथ में अलग तरीके से मैं बात करूंगा, अलग से भी आपको कवर करवाया हुआ है। तो परमानेंट सेटलमेंट लाया कौन था, किसके टाइम पीरियड पर आया था, लॉर्ड कॉर्नवेल्स के, इतना आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवेल्स को कहा जाता है। लेकिन इसमें यह था कि इंडियंस जो है वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ही जा सकते थे, जितनी मर्जी मेहनत कर लेंगे, बाकी ब्रिटिश के लिए थी। लेकिन हाँ, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया में किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेल्स को कहा जाता है। उसके बाद संस्कृत कॉलेज भी बनाया था बनारस में, इनके टाइम पीरियड पर बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया गया था, और उसी संस्कृत कॉलेज को नाम आज के टाइम पे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज आता है, जो बनारस वाले साइड में है, तो आज भी है। तो संस्कृत कॉलेज की फाउंडेशन कर गए थे बनारस में, लॉर्ड कॉर्नवेल्स द्वारा करी गई थी। थाने बनाए गए थे जगह जगह पर, मतलब पर्टिकुलर एरिया साइड क्या होता है कि हाँ इतने मील, जैसे 20 मील 25 मील के बाद जो है एक नया थाना आएगा, वहाँ पे सेपरेटेड ऑफ पुलिस होगा, सेंटर कांस्टेबल वगैरह होंगे वहाँ का सारे सिस्टम संभालने के लिए। तो थाने वगैरह भी कर स्टार्ट किसने करा था, ये कॉर्नवेल्स ने अपने टाइम पे सिस्टम स्टार्ट किया था कि इतने मील के बाद एक थाना आएगा, उसमें सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, उसके अंदर कांस्टेबल वगैरह काम करेंगे। तो ये सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने लाया था। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी क्या था, जो रेवेन्यू का सिस्टम होता था उसे जुडिशियल से अलग करने का काम करता, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है वो अलग कर दिया, सिविल केसेस को अलग कर दिया। इस तरह से मान के चल सकते हो कि उसे बेटर वे में परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, इसी पर्पज से ये लाया गया था कि सब कुछ मिक्स ना हो, जुडिशरी का सिविल केसेस का अलग कर दो, रेवेन्यू का सिस्टम अलग वगैरह कर दो। ये तरह के रिफॉर्म वगैरह भी जो लाने का ट्राई किया था लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने। तो लॉर्ड कॉर्नवेल्स के टाइम पे जो 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 5-6 पॉइंट आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करें, और आने वाले टाइम पर और भी गवर्नर जनरल पढ़ने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ने, वायसराय पढ़ने, ये सब कुछ आराम से समझते रहो, अच्छे से समझते रहो। फिर से बोलूंगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन आज इतने रखने वाले हैं, लेकिन जितना करवा रहा हूँ वो सारे याद करते जाना। थैंक यू। तो इम्पोर्टेंट डेज वाला सेक्शन हमने स्टार्ट करा था, आज हम उसका नेक्स्ट मंथ कवर करने वाले हैं। जून के मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कवर करेंगे, इससे पहले के सभी जो मंथ थे वो हम कवर कर चुके हैं। आज 1 2 3 4 5 6
सिक्स डेज आपको आज याद करने, 7 डेज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनने वाला है। जैसे 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे होता है, मैं आपको बताता चलूँ पढ़ के। 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, बड़ा आसान रहने वाला। जून के मध्य में गर्मी होती है, बंदे का तेल निकल जाता है, तेलंगाना डे इस तरह से कवर कर लेना। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को खून की ज़रूरत है, आप ब्लड देने जा रहे हो, कैसे भी करके कवर कर लो इसको। 20 जून को रिफ्यूजी डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यहाँ से योगा डे और ओलंपिक डे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और 12 जून मिस हो गया था बीच में, एंटी चाइल्ड लेबर डे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए ये भी ऐड कर रहा हूँ। ये 7 डेज है इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने होंगे। यहाँ पर आज किसी भी तरह की ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, डेज कम है, आप बड़े मजे से बड़े आराम से याद कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पता है अभी हमने क्या स्टार्ट करा हुआ है। अगर इस यूट्यूब चैनल की बात करें, अल्टरनेट डेज पे 2 तरह की वीडियोस आती हैं। जैसे एक दिन वीडियो आ रही है कंप्लीट कोर्स वाली, जहाँ पर आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट्स कवर करे जा रहे हैं। और सेकंड डे आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, या जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है आपके लिए वहां पर। तो इस तरह की 2 दिन में 2 वीडियोस आपके सामने आती हैं। और ये जो कंप्लीट कोर्स वाली वीडियो है, ये वीडियो आपके सामने जब अपलोड होती है 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ऐसी वीडियो अपलोड होती है। लेकिन आप खुद सोचो, ये इतने देर की वीडियो बनती है, इसमें एडिटिंग में कितना टाइम लगता होगा, इसको शूट करने में, रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता होगा, फिर अपलोड करने में, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने में, ये आराम से 5-6 घंटे का प्रोसेस रहता है। तो पूरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, सिर्फ इतना करने में, कंटेंट तैयार करने में अलग टाइम लगता है। तो लगभग आधा दिन जो है मेरा इसी काम पे निकल जाता है। फिर सेकंड डे में रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसको कवर करता हूँ। वीडियो से रोक नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये काम कर रहा हूँ। संडे को ब्रेक लगती है, बाकी हर रोज 2 तरह की वीडियोस आपके सामने आती रही हैं और आती रहेंगी आने वाले टाइम पीरियड पर भी। और इसको अगर साइड कर दो तो इंस्टाग्राम पर भी चला रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी एक्टिव हूँ, वहाँ पर वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं। तो लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियोस को शेयर किया करो, एफर्ट्स लगाते हो। जब आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मुझे और बेटर लगता है, और मोटिवेशन मिलती है कि वाकई में स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कंटेंट की जरूरत है, तो मैं और मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाता हूँ। फिलहाल आज जो है यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। ना ही आज करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐड हो रहा है, और ना ही जम्मू कश्मीर वाला ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो ऐड करना स्टार्ट करा, अभी लगभग शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है जब मैं ये वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उसके बाद एडिटिंग वगैरह करनी है, जितना शॉर्ट होगा जितना जल्दी काम हो सकेगा। तो फिलहाल मैं इसको खत्म करके डायरेक्ट एडिटिंग का काम करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल बोलूंगा वीडियो को शेयर करना, किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद।